तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त पूरी लगन के साथ अपने परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आप सभी की डिमांड पर रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैलेंडर, और उसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं दोस्त। आज के पहले आपने जहां भी कैलेंडर पढ़ा होगा निश्चित रूप से उन सबसे हटके ट्रिक होने वाली है, ये वीडियो होने वाली है। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध मेरा रहेगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल पाए और कैलेंडर जो चैप्टर है वो अच्छे से आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए ताकि हर परीक्षा के अंदर पूछा जाने वाला ये महत्वपूर्ण चैप्टर जिससे प्रश्नों की संख्या 1 से 2 रहती है वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी चिंता समाप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन बहुत ही लाजवाब होने वाला है, लेकिन जरूरत एक चीज की है कि आप लास्ट तक पेशेंस बना के देखेंगे तब। और दूसरी चीज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन सब भी आपके स्क्रीन पे दिखाई देंगे, तो थोड़ा सा एक बार अपने तरीके से ट्राई करिएगा और दूसरा मैं बताने जाऊंगा, फिर देखिएगा उन दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को अलग अलग तरीकों से पढ़ते हैं, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ अपने आप में यूनिक है। अब देखिए बात करें अगर दोस्त कैलेंडर की, तो कैलेंडर से हम लोग बहुत पहले से परिचित हैं। कैलेंडर ये जो है पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं और आप प्राथमिक शिक्षा जब आपकी स्टार्ट हुई होगी, नर्सरी से स्टार्ट किए होंगे, वहीं से बच्चों को कैलेंडर सिखाया जाता है, बताया जाता है कि बेटा 12 महीने होते हैं, इस महीने में इतने दिन होते हैं। ये सारी चीजें उसी समय से बच्चों को याद कराई जाती है। तो क्या वही सब कैलेंडर आपकी परीक्षा में आता है? आंसर नहीं, वो तो कैलेंडर नहीं आता है। बहुत अलग अलग तरीके के बहुत खतरनाक सवाल आ जाते हैं, प्रश्न आ जाते हैं कैलेंडर के, और हम लोग छोड़ के आ जाते हैं। तो आज के बाद से अब नहीं छोड़ के आएंगे, ये मेरी गारंटी है ना। हर एक सवाल 2 से 4 सेकंड में हो जाएगा। तो कैलेंडर चैप्टर की बात करें तो कैलेंडर हमारे लिए कोई पुराना नहीं है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अंग्रेजी कैलेंडर हम लोग पढ़ते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है दोस्त। और इसी के अंदर हम लोग को पूरा का पूरा जनवरी फरवरी से लेकर के वो 12 के 12 महीने दिए गए हैं। अब हम सीधा सीधा बिना बकवास किए हुए मुद्दे पर ले चलते हैं, मुद्दे वाली बात करते हैं, कोई डिस्कशन नहीं। भाई चैप्टर कैसे हल होगा, डायरेक्टली, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप। कैलेंडर चैप्टर की बात करें दोस्त, तो मैं आज के पहले आप चाहे जो भी पढ़े होंगे, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको सीधा का सीधा एक डेफिनेशन बताऊंगा। क्या बताऊंगा? एक डेफिनेशन, एक परिभाषा, और केवल एक परिभाषा के बदौलत पूरा का पूरा कैलेंडर चैप्टर दोस्त समाप्त हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल एक परिभाषा, एक डेफिनेशन याद करिए और पूरा कैलेंडर चैप्टर खत्म। आपको लगेगा सर ये कैसे हो सकता है? होगा दोस्त, होगा, बिल्कुल होगा। केवल एक परिभाषा के दम पे पूरा कैलेंडर चैप्टर खत्म हो जाने वाला है। और वो परिभाषा क्या है पहले मैं उसी को बताऊंगा, फिर धड़ाधड़ हम लोग सवालों की शुरुआत कर देंगे। तो चलिए दोस्त, सबसे पहले अगर हम बात करें कि कैलेंडर के अंदर जो एक परिभाषा की हम बात कर रहे हैं, वो परिभाषा किस चीज की हो सकती है, तो वो परिभाषा दोस्त होगी विषम दिन की। आपको बस विषम दिन निकालने आना चाहिए। जिस बच्चे को विषम दिन निकालने आएगा वो निश्चित रूप से कैलेंडर का कोई सा भी प्रश्न कर ले जाएगा। अब कैलेंडर से विषम दिन की परिभाषा क्या है? क्योंकि विषम संख्या तो आप जानते हैं नॉर्मली कि जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं, लेकिन विषम दिन किसे कहते हैं? तो विषम दिन की देखिए कैलेंडर में एक परिभाषा बनी, और परिभाषा क्या बनी कि 7 से भाग लगाने पर कोई भी दिन मान लीजिए दिया गया हो, कितने भी दिन दिए गए हो, परिभाषा एक सिंपल से बनी कि दिए गए दिनों में 7 से भाग लगाने पर जो शेषफल बच जाए, जो रिमाइंडर बच जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं। ये परिभाषा है कि 7 से भाग लगाने पर जो शेषफल, जो रिमाइंडर बच जाए, उसे ही विषम दिन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं दोस्त, अगर मान लीजिए हमारे पास दिनों की संख्या 31 है। क्या है दोस्त? 31 दिन है, और हमने आपसे पूछा कि अगर मान लीजिए 31 दिन है, इसमें विषम दिन कितने होंगे? क्या करना होगा? सिंपल एक काम करना है, 7 से भाग लगाएंगे और देखेंगे शेषफल कितना बच रहा है। 7 से अगर 31 में भाग लगाएंगे कितना शेषफल बच जाएगा दोस्त? 7 × 28 कितना बचेगा? 3। तो हम कह सकते हैं कि 31 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 3। अगर हम बात करें थोड़ा सा और आपको आगे लेकर चले हम, और आपसे हम पूछे दोस्त कि मान लीजिए कोई और दिन दे दिया गया हो, कोई और दिन, थोड़ा सा और दिनों को बढ़ा लेते हैं, ठीक है? विषम दिन आपसे पहले हम निकालना सीख लेते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे कहें 43 डेज है, 43 दिन दे दिया,
और हमने आपसे पूछा कि जी विषम दिन बता दीजिए, विषम दिन कितने इसमें होंगे। तो विषम दिन के लिए हमने कहा कि आप 7 से भाग लगाएंगे और जो शेषफल बच जाएगा वही विषम दिन। 7 छक 42 कितना बचेगा दोस्त? 1। एक क्या हुआ? विषम दिन हो गया। एक विषम दिन हो गया। कितने दिनों में? 43 दिन के अंदर विषम दिन कितने होंगे? 1। अगर आपसे किसी ने कह दे, कोई कह दिया कि भाई 365 दिन है और इसमें विषम दिन हमको बताइए, अभी पे केवल पेशेंस से सुनना है दोस्त। अभी आप क्वेश्चन में बहुत हड़बड़ी कर देंगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। पेशेंस बना के रखिए भाई, 2 मिनट बस बातें सुननी है, तो धड़ाधड़ सवालों को शुरू कर ही देंगे। 365 दिन है और इसमें विषम दिन बताना है, तो क्या करना है? 7 से भाग लगाएंगे। 7 से भाग लगाएंगे अगर, तो 7 × 35 बचेगा 1। 1 के आगे आ पाएगा 5। अगर 1 के आगे आएगा 5 तो यहाँ बचेगा क्या? 15 बचेगा ना भाई। 7 × 35 बचेगा 1। 1 और 5 क्या होता है? 15। फिर 7 से 15 में भाग लगाएंगे तो कितना बच जाएगा दोस्त? 7 दूनी 14, 1। तो 1 क्या हुआ? फिर विषम दिन हुआ। यानी 365 दिनों में विषम दिन कितना आया? 1। एक विषम दिन आया, एक ऑड डेज कह सकते हैं। अगर हम कहें आपसे कि मान लीजिए 366 दिन है और इसमें विषम दिन बताना है, तो 7 से भाग लगाएंगे, जो शेषफल बचेगा दोस्त वही विषम दिन है, रिमाइंडर बचना चाहिए। तो 7 × 35 बचेगा 1। 1 और 6 क्या होता है? 16। 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा दोस्त? 2। तो कितना विषम दिन हो गया? 2 विषम दिन हो गया। यानी कि मेरे ख्याल से आपको विषम दिन निकालना बिल्कुल आराम से पता चल चुका होगा कि जब किसी दिए गए दिनों की संख्या में 7 से भाग लगाते हैं और जो शेषफल बचता है वही क्या होता है? विषम दिन होता है। क्लियर हो गई बात? चलिए, अच्छा एक चीज और, ये तो विषम दिन तो आपको जानना जरूरी है। एक और बहुत बेसिक जिसको हमको लग रहा है बच्चों को बहुत ही छोटे क्लासेस से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है, और वो ये चीज कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, किस महीने में कितने दिन होते हैं, किस महीने में। अब ये भी बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनका इतना भी बेसिक क्लियर नहीं है कि उनको ये भी पता हो कि भाई अप्रैल महीने के अंदर कितने दिन होंगे, अगस्त के अंदर कितने दिन होंगे। तो अब ये चीजें अगर नहीं याद है ना तो दिक्कत होने वाली है आपको इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए इसका भी हम आपको एक तरीका बता दे रहे हैं। जब भी आपको दोस्त ये बताना हो ना कि किस महीने में कितना दिन है, कभी आप भूल जाए, नॉर्मली तो ये तो याद रखना ही पड़ेगा एक कि 30-31 का कुछ सीक्वेंस चलता है, एक फरवरी को छोड़ दिया जाए तो फरवरी में कभी 28-29 होता रहता है, ठीक है, कब 29 होता है ये भी बताएंगे, कब 28 होता है ये भी बताएंगे। लेकिन फरवरी को छोड़ करके बाकी सारे महीनों में 30-31 का कम है, तो वह 30-31 वाला मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आप चुपचाप अपनी मुट्ठी बंद करेंगे और जैसे मुट्ठी बंद करेंगे इस तरीके से, तो ये जितना भी उठा हुआ हिस्सा है ना, ये जितना भी आपकी उंगली का ये उठा हुआ हिस्सा है, ये 31 दिन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा? 31 दिन को, कि इसमें 31 दिन है। जैसे आप जनवरी से स्टार्ट करें तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे तो जनवरी 31, फरवरी 28 या 29 होती है। जो धसा हुआ हिस्सा है, ये नीचे जो धसा हुआ हिस्सा है ना, वो या तो 30 दिन को रिप्रेजेंट करेगा और फरवरी के अंदर 28 या 29 को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन धसा हुआ हिस्सा, हमने कहा कि अभी फरवरी को आप छोड़ दीजिए एक्सेप्शन के रूप में, तो धसा हुआ हिस्सा 30 दिन को रिप्रेजेंट करेगा और उठा हुआ हिस्सा 31 दिन को रिप्रेजेंट करेगा, दर्शाएगा। तो जनवरी महीने में 31 हो गया, फरवरी 28-29, देखिए फिर मार्च उठा हुआ है 31 होगा, अप्रैल धसा हुआ है फिर 30 होगा, मई उठा हुआ है 31 होगा, जून ये फिर धसा हुआ है 30 दिन होगा, जुलाई उठा हुआ है 31 होगा। फिर शुरुआत से यहां से करेंगे दोस्त, जुलाई के बाद फिर अगस्त देखेंगे दोस्त, तो फिर 31 हो जाता है, सितंबर 30, फिर अक्टूबर उठा हुआ है तो फिर 31, और नवंबर धसा हुआ है तो 30, और दिसंबर उठा हुआ है तो क्या होगा? 31। यानी कि ये चीज आप देख करके स्पष्ट रूप से क्लियर कर पाए होंगे कि 30 और 31 कैसे पहचानेंगे। केवल मुट्ठी बंद करना है, हमने बताया उठा हुआ हिस्सा है तो 31 है, धसा हुआ है तो 30 है, फरवरी को छोड़ करके। एक चीज और जान लीजिए अब बच्चे, आपके मन में कंफ्यूजन कई बार होता है कि सर फरवरी जो है ये कब 28 और 29 दिन की होती है, 28 या 29 में कंफ्यूजन रहता है। तो सुनिएगा, जो वर्ष लीप वर्ष होगा, कौन सा वर्ष? जो भी वर्ष लीप वर्ष होगा उसमें फरवरी 29 दिन की होगी। लीप वर्ष अगर होगा तो फरवरी 29 दिन की होगी। और अगर मान लीजिए साधारण वर्ष है, अगर वो लीप वर्ष नहीं है, अगर वो साधारण वर्ष है, तो याद रखिएगा दोस्त, फिर वह 28 दिन का होगा। कितने दिन का होगा? 28 दिन का। क्लियर हो गई बात? अगर लीप वर्ष है तो 29 दिन,
फरवरी होगी 29 दिन की, और अगर साधारण वर्ष है तो फरवरी 28 दिन की होने वाली है। यहां तक मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं कि सर हम लीप वर्ष नहीं समझ पाते हैं और साधारण वर्ष नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए इन दो पॉइंट्स पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम कि लीप वर्ष किसे कहते हैं, क्योंकि अब दिनों के बारे में हमने बता दिया कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, कैसे गिना जाएगा ये भी हमने बता दिया। अब हम आगे चलते हैं दोस्त, आपको ये बता दें कि कैसे आप पहचान कर लेंगे कि ये लीप वर्ष है, ये साधारण वर्ष है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए तो पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। अगर आप शुरुआती दौर के विद्यार्थी हैं तब तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही रामबाण बहुत अच्छी होने वाली है। बाकी जो बच्चे मान लीजिए थोड़ा सा पहले कभी पढ़े भी हुए हैं तो वो भी थोड़ा सा दोस्त शुरुआत में पेशेंस बना के रखिए, तो आप वीडियो को आगे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, अपलोड ही तो करते हैं मैं वीडियो को, तो आप थोड़ा सा 5 मिनट आगे स्किप करके आगे देख सकते हैं अगर आपकी ये सारी चीजें क्लियर है तो। लेकिन बेसिक बताना जरूरी होता है। तो अगली बात हम कर रहे हैं दोस्त कि कैसे हम पहचानेंगे कि लीप वर्ष किसे कहते हैं। लीप वर्ष, लीप वर्ष यानी लीप ईयर जिसको हम कहते हैं, और इसको हिंदी में एक और नाम से जाना जाता है दोस्त, इसे अधिवर्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिवर्ष। अब लीप वर्ष हो या अधिवर्ष हो, ये किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। बच्चे नॉर्मली जैसे आप मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के अंदर नहीं आए होंगे, इसके पहले आपके गुरुजनों ने सिखाया होगा इस बात को कि बेटा जो सन 4 से कट जाता है, जो वर्ष 4 से कट जाता है वो लीप वर्ष होता है, और जो 4 से नहीं कटता है वो लीप वर्ष नहीं होता है। तो वो आपकी बेसिक जानकारी के लिए जो भी टीचर्स हैं वो आपके एकेडमिक शिक्षाओं के अंदर बता देते हैं, लेकिन वो चीजें निश्चित रूप से आधी अधूरी है, वो जानकारी कंप्लीट नहीं है। उससे आप नहीं पता कर पाएंगे कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है। वो ठीक है कि भाई 4 से कटने वाला वर्ष लीप वर्ष है और जो 4 से नहीं कटेगा वो लीप वर्ष नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है तो अगर आपसे हम पूछें कि 1700 ईस्वी ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष, अब चूंकि 4 से हम इसको काटेंगे तो तुरंत कट जाएगा और आप कहेंगे कि गुरुजी ये लीप वर्ष है, क्योंकि हमने तो शुरू से यही पढ़ा है कि 4 से जो वर्ष कट जाता है उसे लीप वर्ष कहते हैं और 4 से नहीं कटता है उसे साधारण वर्ष कहते हैं। ऐसा ही आपने पढ़ा है, लेकिन दोस्त ऐसी बात नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है। 1700 ईस्वी की अगर बात करें तो ये लीप वर्ष नहीं है। अब आप कहेंगे सर क्यों, हमने तो यही पढ़ा है। ध्यान से कुछ देर और पेशेंस रखिए, मैं आपको कंप्लीट परिभाषा बताने जा रहा हूं। ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। जो भी परिभाषा है वो आपके स्क्रीन पर भी दिखाई देंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी बातों पर ज्यादा गौर करेंगे, ये चीजें दिमाग के अंदर बैठ जाएंगी लॉन्ग टाइम तक और आप कभी भी नहीं भूलेंगे इस चीज को। तो एक चीज बात जान लीजिए दोस्त, लीप वर्ष या अधिवर्ष हम उसे कहते हैं कि जब किसी वर्ष में जब कोई ऐसा वर्ष जो शताब्दी वर्ष नहीं हो, पहला बात हमने बोला, जब कोई एक ऐसा वर्ष जो शताब्दी वर्ष नहीं हो उसमें अगर 4 से भाग लगाए और अगर वो पूरा पूरा कट जाए तो वह लीप वर्ष है, और अगर नहीं कटे तो वह साधारण वर्ष है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने दोबारा क्या कहा, अगर कोई वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं हो, शताब्दी वर्ष नहीं होना चाहिए, शताब्दी वर्ष को हम शुरुआत में अलग छाट रहे हैं, वजह है क्यों शताब्दी को छाट रहे हैं, सेंचुरी ईयर को क्यों साइड कर रहे हैं, इसका पीछे का वजह है। लेकिन अभी ध्यान से सुनिए कि जो यदि कोई वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं हो और उसमें हमको पता करना है कि वो लीप वर्ष है या नहीं है, कि साधारण वर्ष है, तो आप 4 से भाग लगाइएगा। जो शेषफल अगर 4 से पूरा पूरा कट जाए तो समझ लीजिए लीप वर्ष है, और नहीं कटे तो साधारण वर्ष है। अब शताब्दी वर्ष क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे शताब्दी वर्ष, तो देखिए तो शताब्दी वर्ष को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग सेंचुरी ईयर। और सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं, आप क्रिकेट देखते होंगे, बल्लेबाज जो है सेंचुरी लगाते हैं, ऐसा देखा हुआ है आपने। तो बल्लेबाज जब सेंचुरी लगाते हैं तो उनके स्कोर बोर्ड पे सेंचुरी कब दिखाई देता है, जब संख्या के आगे डबल जीरो चिपक जाता है। जैसे किसी ने शतक लगाया, विराट कोहली ने मान लीजिए, तो शतक लगाया तो एक क्या लगा, डबल जीरो। सेंचुरी ईयर हम उसी को कहते हैं कि जिस संख्या के आगे डबल जीरो लगा, लास्ट में डबल जीरो लगा। सेंचुरी माने 100, सेंचुरी का मतलब क्या होता है, शतक, शतक माने क्या होता है 100, यानी 100 के गुणज में जो होता है उसे ही तो सेंचुरी ईयर कहते हैं। ज्यादा ना समझ में आ रहा हो तो बस इतना समझ लीजिए कि जिस संख्या के लास्ट में डबल जीरो लगा है, केवल डबल जीरो, वो कैसा है, शताब्दी वर्ष है। ठीक है,
तो सेंचुरी ईयर के बारे में हमने बताया आपको कि सेंचुरी ईयर या शताब्दी वर्ष उसे कहते हैं जिसके लास्ट में डबल जीरो हो। अब अगर सेंचुरी ईयर, हमने कहा कि सेंचुरी ईयर को अलग छाट दिए थे, तो सर अगर सेंचुरी ईयर आ जाएगा, शताब्दी वर्ष आ जाएगा, तो उसको कैसे पहचानेंगे कि वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? तो याद रखिएगा दोस्त, अगर कोई भी आपके सामने सेंचुरी ईयर आ जाता है, सेंचुरी ईयर फॉर एग्जांपल 1700 ईस्वी मान ले लिया, 1800 ले लिया, 1900 ले लिया और 2000 ले लिया, और हमने आपसे दोस्त पूछ दिया कि जी बताइए इसमें से लीप वर्ष कौन सा है। अब अगर पुरानी परिभाषा है, आपको याद है कि 4 से भाग लगाने पर कट जाता है तो लीप वर्ष होता है, तो उस हिसाब से तो सभी हो जाएंगे, तो आप गलत उत्तर टिक करके चले आएंगे ना पेपर में। तो ध्यान से सुनिएगा, जब आपके सामने सेंचुरी ईयर दिया हो, शताब्दी वर्ष दिया हो, शताब्दी वर्ष हमने कहा कि जो 100 के गुणज में होगा, देखिए 100 से 100 का 17 गुना 1700 है, 100 का 18 गुना 1800 है, 100 का 19 गुना है, 100 के गुना में आ जाए या जिसके लास्ट में डबल जीरो, तो ये सब क्या है? शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष में पहचानना है कि वो लीप वर्ष है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे? 400 से भाग लगाएंगे। जब भी आपके सामने शताब्दी ईयर दिए हो, सेंचुरी ईयर दिए हो, और ये पता करना है कि वो लीप वर्ष है या नहीं है, तो उसमें आप 400 से भाग लगाएंगे, और 400 से अगर जो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी वो समझ लीजिएगा लीप वर्ष है, और 400 से नहीं कटा तो साधारण वर्ष है। 400 से इसको काटेंगे, 1700 नहीं कटेगा दोस्त, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2000 ईस्वी जो है लीप वर्ष है। क्लियर हुई बात? बिल्कुल पहचान लेंगे। अगर शताब्दी वर्ष आ जाए तो लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे दोस्त? 400 से भाग लगाकर, 400 से भाग लगाने पर अगर पूरा पूरा कट जाए तो लीप वर्ष है, नहीं कटे तो साधारण वर्ष है। ये हुई बात आपकी सेंचुरी ईयर आ जाएगा। बाकी नॉर्मल अगर आ जाए तो आप 4 से भाग लगाकर चेक कर लीजिएगा, 4 से भाग लगाने पर कट गया है ना सेंचुरी ईयर को छोड़ करके, तो लीप वर्ष है, और नहीं कटे तो साधारण वर्ष है। जैसे आपसे अगर कोई पूछ दे कि 2024 कैसा वर्ष है, तो 2024 4 से कट जाएगा, और इसलिए इसको कैसा कह सकते हैं? ये लीप वर्ष है। एग्जाम्पल के हम लिख सकते हैं, अगर लीप वर्ष की बात करें तो 2024 हो गया, 2028 हो गया, 2032 हो गया। ये सब कैसे कटने वाले हैं भाई? 4 से कटने वाले हैं। जो भी 4 से कटने वाला होगा वो लीप वर्ष होगा, अगर 4 से नहीं कटेगा वो साधारण वर्ष होगा। जैसे हम आपसे कहेंगे 2021 4 से नहीं कटेगा, 2022 4 से नहीं कटेगा, 2023 4 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से लीप वर्ष, साधारण वर्ष, महीनों की गिनती और इसके साथ ही साथ दशम दिन हमने सब कुछ क्लियर कर दिया। अब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब तो होंगे सवाल, और सवाल ऐसे कि मजा ही आ जाएगा दोस्त। बहुत आराम से, बहुत ध्यान से एक बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से कैलेंडर का जो दिक्कत अगर कभी होगा जिंदगी में तो समाप्त हो जाने वाला है। सुनिएगा, पहला टाइप अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट जो है वो शुरू होने जा रहा है, और टाइप फर्स्ट के अंदर दोस्त हम क्या पढ़ाने जाएंगे? मेनली अगर देखा जाए तो दोस्त कैलेंडर में 5 टाइप के प्रश्न बनते हैं, 5 से 6 टाइप के। पहला टाइप अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले टाइप में हम वो उन चीजों को लेंगे कि जिसमें डेट और मंथ सेम होगा और वर्ष अलग होगा। टाइप फर्स्ट का नाम हम दे देते हैं जब डेट और मंथ सेम हो। डेट और मंथ यानी डेट का मतलब तारीख, और वर्ष का मतलब मंथ का मतलब महीना। तारीख और महीना क्या होगा दोस्त? समान होगा, सेम होगा, लेकिन वर्ष अलग अलग हो, वर्ष अलग अलग हो। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके से बनने वाले प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? इस तरीके से बनने वाले प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? तो सुनिएगा, तारीख महीना समान हो लेकिन वर्ष अगर अलग अलग हो तो ये टाइप फर्स्ट है। और इसको दोस्त हम पलक झपकते, कैलेंडर का कोई भी हमने कहा टाइप पलक झपकेगा कि उत्तर आपके सामने होगा, जादू चलने वाला है। ठीक है, और कुछ रटने की भी आवश्यकता नहीं है, जो हमने समझाया वो सब सारी चीजें बेसिक थी। तो इस टाइप की शुरुआत करते हैं दोस्त। चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चंस जो है वो आपके स्क्रीन पे दिखाई देना स्टार्ट हो गए। ठीक है, चलिए जी। तो अभी हम वर्ष अलग लेने जा रहे हैं दोस्त। जैसे मान लीजिए आज तारीख कौन सी है? आज तारीख है 14 मार्च। तो हमने कहा 14 मार्च 2024 को 14 यदि 14 मार्च 2024 को बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार है,
तो हम अगर आपसे पूछ दें कि 14 मार्च 2036 को कौन सा दिन होने वाला है, 14 मार्च 2036 को कौन सा दिन होने वाला है, ठीक है, ये हमने आपसे पूछ दिया। कैसे बताएंगे दोस्त? मेरा तरीका, मैं जो अभी बताने जा रहा हूं एकदम निश्चिंत होकर ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपके सामने दोस्त डेट और मंथ समान मिले तो डेट से डेट कैंसिल, मंथ से मंथ कैंसिल, अब जो बच गया बस उसको एक बार घटा दीजिए। बताइए 24 और 36 घटाएंगे 2024 से 2036 के बीच कितने वर्ष का गैप है? गैप यानी डिफरेंस कितने का है? 12 वर्ष का। भाई 24 से 36 के बीच का गैप कितने का है? 12 वर्ष का। 12 को लिख देंगे। अब अगला काम जो है वो बड़े ध्यान से पूर्वक करना है। इसके आगे हमने प्लस लिख दिया है। ये प्लस किस वजह से लिखा है ध्यान से सुनिएगा। पहला काम क्या किया हमने? डेट वन समांतर कट गया, वर्ष जितने भी अलग अलग थे, जैसे 2024 का दिन दिया है, 2036 का हमसे पूछा है, तो हमने पहला काम कहा यार 24 से 36 का गैप कितने का है? 2024 से 36 तक जाने में कितने वर्ष का गैप आ जाएगा? 12 वर्ष का अंतराल आएगा। अब अगला जो काम करना है वो ये देखना है कि 24 से 36 के बीच में लीप वर्ष कितने हैं। लीप वर्ष पे ध्यान देना है। तो अगर 24 से चलेंगे तो 24 खुद एक लीप वर्ष है, लेकिन इसके बावजूद इसको काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। क्यों नहीं करेंगे काउंट 24 को लीप वर्ष में? वजह दोस्त सिर्फ इतनी है क्योंकि हम 14 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? 14 मार्च से। जब फरवरी इंक्लूड होगा, जब फरवरी जुड़ेगी तब तो जाके एक दिन बढ़ेगा आगे। अब यहां 2024 के अंदर फरवरी का हमने इंक्लूड ही नहीं किया, फरवरी बीत चुका है और मार्च के आगे फिर फरवरी आने का कोई चांस नहीं है 2024 में, असंभव है। फिर कैलेंडर पूरा खत्म हो जाएगा, गलती साबित हो जाएगी। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि सर अगर हम फरवरी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो वो एक दिन बढ़ेगा कहां, इसलिए 24 को लीप वर्ष हम यहां इस प्रश्न के लिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि हम मार्च के अंदर एंट्री कर गए। तो 24 लीप वर्ष को नहीं काउंट करेंगे। बाकी 24 के आगे 28 है, 32 है और 36 भी है दोस्त। अब आप कहेंगे सर 36 को क्यों लीप वर्ष मान ले रहे हैं आप? वजह दोस्त इतनी है क्योंकि 36 जो है पहली बात 4 से कटेगा, ठीक है, लीप वर्ष है। दूसरी चीज कि इसमें फरवरी क्रॉस करके सर मार्च तक पहुंच गए हैं और जैसे ही फरवरी को क्रॉस किए मार्च तक पहुंचे तो फरवरी का जो एक दिन एक्स्ट्रा था वो ऐड हो गया और इस वजह से इसको भी हम लीप वर्ष काउंट कर रहे हैं। तो कौन कौन से लीप वर्ष हुए दोस्त? आपका 28 हो गया, 32 हो गया, 36 हो गया, 3 यहाँ पे ऐड कर दिए और 7 से भाग लगा दिए। विषम दिन की परिभाषा होती है, 7 से 15 भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14, क्या बच जाएगा दोस्त? 1। 24 का दिन पता है, 36 का पता करना है। ये बताइए कैलेंडर में आगे जाएंगे कि या पीछे? 24 का दिन पता है और 36 का दिन पता करना है, तो कैलेंडर को आगे पलटना पड़ेगा। तो हमको क्या करना होगा, इसके आगे कुछ चिन्ह लगा देंगे और चिन्ह रहेगा दोस्त प्लस का, +1। तो गुरुवार में एक दिन जोड़ देंगे तो दोस्त उत्तर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है शुक्रवार। मैं आशा करता हूं ये प्रश्न बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। रत्ती भर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं दोबारा से आऊंगा, वीडियो बनाऊंगा इस पे। ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको न समझ में आया हो। बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया। मैंने बेसिकली आपको एक चीज बात बताई कि डेट और मंथ अगर समान होता है दोस्त तो वर्ष का गैप ले लिया जाता है। पहला काम यह है कि वर्ष का गैप लिया, दूसरा काम यह है कि लीप वर्ष काउंट किया। और यहां पे बच्चे बहुत गलती करते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। बीच में बच्चे बहुत गलती करते हैं लीप वर्ष काउंट करने में, लेकिन लीप वर्ष काउंट करने में आपको गलती नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा कि यार लीप वर्ष तो तभी काउंट करते हैं जब फरवरी बीच में आता है वो फरवरी 29 दिन वाला हो। जब फरवरी 29 दिन वाला बीच में आ जाएगा तो वह वर्ष लीप वर्ष में काउंट हो जाता है और वहां पे हम एक एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं दोस्त। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो यहाँ 24 को हमने लीप वर्ष नहीं माना है क्योंकि हमने 14 मार्च से स्टार्ट किया और आगे ही जाना है हमको। फरवरी बीच में आएगी नहीं 2024 वाली, इसलिए 2024 को साइड कर दिया। बचा कौन सा? 28, 32 और 36 को इसलिए ले लिया क्योंकि फरवरी क्रॉस करके 14 मार्च पे पहुंचे हैं। 12 दिन 15, 7 से भाग लगा +1 आया, गुरुवार में एक दिन जोड़ दिया, तो क्या आया दोस्त? शुक्रवार। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। मैंने कहा जैसे प्रश्न के अंदर दिखाई दे रहा है कि 15 मार्च
2024 को कल कौन सा दिन? शुक्रवार है, शुक्रवार है 15 मार्च 2024 को शुक्रवार है। और आपसे हम पूछते हैं कि 15 मार्च, अब थोड़ा पीछे वाला दिन है, 2014 को कौन सा दिन था? ठीक है, ये सवाल हमने पूछ दिया। तो क्या बहुत डर जाएंगे आप? अरे बिल्कुल नहीं डरने वाले हैं दोस्त। देखेंगे डेट से डेट कैंसिल, मंथ से मंथ कैंसिल। अब क्या करना है? सीधा गैप देखना है। 14 से 24 का गैप कितने का होगा? 10 साल का। 10 साल यहाँ लिखेंगे, ठीक है, प्लस। अब ये देखेंगे कि लीप वर्ष कितने हैं। 14 से 24 के बीच में लीप वर्ष कितने होंगे? पहला लीप वर्ष, अब सीधा चलते हैं यहाँ से, 14 से 24 चलना आसान होगा। पहला है 16, दूसरा है 20 और तीसरा है 24। 24 को भी लीप वर्ष काउंट कर लेंगे, क्योंकि इस बार अगर हम 14 से चल रहे हैं दोस्त तो अब 24 तक जा रहे हैं, तो 15 मार्च 2024 तक जा रहे हैं। फरवरी को हम क्रॉस कर चुके हैं। फरवरी क्रॉस होगा तो लीप वर्ष तो गिना ही जाएगा। आप 100% इस बात को दिमाग के अंदर बैठा लीजिए। तो 14 का हमने कहा कि 16 आया, 20 आया और 24 आया, तो कितने होंगे दोस्त? 3। 7 से भाग लगाएंगे और 7 से अगर भाग लगाएंगे तो 10 3 13, 7 से 13 भाग लगाएंगे तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा? 6 रिमाइंडर बचेगा। अब 24 का दिन पता है, 14 का पता करना है, तो कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं या पीछे? कैलेंडर में दोस्त पीछे जा रहे हैं। और कैलेंडर में अगर पीछे जा रहे हैं तो हमको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कैलेंडर में अगर हम पीछे जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। क्या लगा देंगे? माइनस का। और शुक्रवार में से अब 6 दिन घटा लेना होगा। सवाल का राइट जवाब क्या हो जाने वाला है दोस्त? शनिवार। शुक्रवार में से 6 दिन घटा के आप देखिएगा, शुक्रवार से 6 दिन पहले कौन सा दिन पड़ा होगा? तो शनिवार। सवाल का राइट उत्तर शनिवार। आई बात समझ में? पहले टाइप पे हमने 2 प्रश्न कराए एकदम अच्छे तरीके से। मेरा ख्याल से आपको डाउट रहना ही नहीं चाहिए, और अगर रह भी गया तो फिर अगले वीडियो में हम कवर कर देंगे दोस्त। घबराइए मत, आप कमेंट सेक्शन में बस कमेंट कर दीजिएगा कि गुरुजी समझाया लेकिन समझ नहीं आया मुझे। ठीक है, चलिए जिस भी पॉइंट आपको कंफ्यूजन होगा। टाइप 2 की तरफ चलते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको हम टेलीग्राम चैनल है धेगेमी देवरिया, वहां पे आप टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाइएगा। वहां से हम आपको प्रैक्टिस मटेरियल जरूर दे देंगे, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराएंगे। ठीक है, चलिए टाइप 2 की तरफ चलते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। टाइप 2 में क्या होगा दोस्त? टाइप 2 अभी आपने देखा, अभी आपने क्या देखा? आपने देखा कि वर्ष जो है वो अलग अलग है। अब हम वर्ष को समान कर देंगे, यानी टाइप 2 के अंदर वर्ष तो समान रहेगा लेकिन डेट और मंथ अलग अलग रहेगा। वर्ष समान रहेगा, डेट मंथ अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो वर्ष समान और डेट मंथ अलग अलग। इस पे सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहां है 14 मार्च 2024 और दिन है, मान लीजिए आज कौन सा दिन है? गुरुवार। और हमने आपसे बहुत सिंपल चीज पूछ लिया दोस्त, बहुत ही सिंपल चीज पूछा है आपसे कि बताइए 27 मई 2024 को कौन सा दिन होगा? अब यहां पे क्या है? डेट और मंथ अलग अलग है, वर्ष समान है कि नहीं? अब सवाल हल कैसे करेंगे? तो अब भी कुछ करना नहीं है, जो समान है उसको काट दीजिए, कट गया। अब बचा कौन? 14 मार्च और 27 मई। अब आपको बस एक चीज पता करना है कि 14 मार्च से 27 मई के बीच टोटल दिनों की संख्या कितनी है। जैसे अब हम लोग वर्ष का गैप देख रहे थे ना, कितने वर्ष है बीच में, वैसे ही इसमें भी देखना है कि टोटल गैप कितने दिन है, कितने दिन आएंगे 14 मार्च से 27 मई के बीच में। 14 मार्च से 27 मई के बीच के दिनों को गिनना है। तो चलिए दोस्त गिनना स्टार्ट करते हैं। 14 मार्च से गिनेंगे तो मार्च होता है 31 दिन का, तो मार्च में कितने दिन बचेंगे? 17 दिन। 17 दिन बचेंगे ना भाई, 14 16 30 31 17 दिन। तो मार्च में हो गया दोस्त 17 दिन। मैं आपको स्पष्ट तरीके से लिख दे रहा हूं, टोटल दिन आपको एकदम उंगली पकड़ के गिनवा दे रहे हैं। मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, और इसके साथ ही साथ दोस्त हो गया मई। तो मार्च में कितने दिन होंगे दोस्त? 17। और अप्रैल महीने में कितने दिन होते हैं? 30। और मई में कहां तक जाना है? 27। यही ना है, 14 मार्च से 27 मई के बीच यही सब दिन है। टोटल ऐड कर दीजिए हमको, और ऐड करके और 7 से क्या कर देना है? 7 से भाग लगा देना है, क्योंकि हमने कहा कि हर सवाल के अंदर टाइम कैसा भी आएगा, हमको जब भी दिन पता करना होगा तो 7 से भाग लगाएंगे। क्या करेंगे? 7 से भाग लगाएंगे।
ठीक है, क्योंकि 7 से भाग लगाने में हमको विषम दिन निकलता है, फिर उसे आप उत्तर बता देते हैं। चलिए आप चाहें तो सभी को एक साथ जोड़ करके और 7 से भाग लगा सकते हैं, और नहीं तो इंडिविजुअल अलग अलग भी भाग लगा सकते हैं। आपकी इच्छा, आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लीजिए। 30 और 17 हो गया 47, 47 और 27 कितना हो जाएगा? 47 3 50, 20 70 4 74, 7 से 74 में भाग लगाएंगे तो 7 में 70, बचेगा कितना? 4। और प्लस करेंगे माइनस, 14 मार्च का दिन पता है, 27 मई का पता करना है, तो हमको क्या करना होगा दोस्त? प्लस करना होगा। 14 मार्च का पता है, 27 मई को पता करना है, तो प्लस कर देंगे। +4, गुरुवार में 4 दिन जोड़ दीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, सोमवार एग्जैक्ट है। अब देख लीजिए, अपना कैलेंडर उठाकर देख लीजिएगा एक बार कि 27 मई को सोमवार ही है या कोई और दिन है। और अगर सोमवार नहीं है तो जो कही है वो रटा हुआ सवाल मैं नहीं कर रहा हूं सर, ऐसा ही मत सोचिएगा कि गुरु जी रट के आए हैं बता रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जितने भी सवाल आपको बता रहे हैं ऑथेंटिक है और ऑथेंटिक तरीके आपको सिखाए जा रहे हैं, तो इसको आराम से आप सीखने की कोशिश भी करिए, ठीक है ना। सीखने की जब कोशिश करेंगे तो कुछ समझ में आएगा, फिर आगे जाके इंप्लीमेंट कर पाएंगे अपने एग्जाम के अंदर। मेरे ख्याल से प्रश्न समझ में आया होगा, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। टाइप 2 कहता है कि डेट और मंथ अलग अलग होंगे, वर्ष समान होगा, तो ऐसे केस में वर्ष समान है, कट जाएगा। हमको क्या करना होगा? सिंपली इनके बीच का गैप देख लिया जाता है कि इनके बीच आखिर कितने विषम दिन है, कितने दिन है टोटल दिन जितने भी होंगे उसमें 7 से भाग लगाएंगे। वजह यह है कि हम विषम दिन प्राप्त करना चाहते हैं। हमने कहा, आपको शुरुआत में कहा पूरे चैप्टर का निचोड़ है कि अगर आप विषम दिन निकालना सीख गए, समझिए कैलेंडर सीख गया। तो हमने कहा कि इसके बीच के दिनों की संख्या काउंट कर लिया। 14 मार्च से जब चलना स्टार्ट किए, मार्च 31 दिन का होता है, तो मार्च में कितना दिन बचा? 17 दिन। अप्रैल पूरा 30 दिन और मई 27 दिन, सबको ऐड करके 7 से भाग लगा दिया, कितना आ गया दोस्त? 4। भाई 4 से फल आ रहा है, 74 था, 7 से भाग लगा 4 आया। प्लस इसलिए लिखा क्योंकि 14 मार्च का दिन हमको पता है और 27 मई का दिन पता करना था, तो मार्च से मई की तरफ जाएंगे तो कैलेंडर में आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो हमने क्या कर दिया? प्लस लगा दिया, +4 कर दिया, उत्तर बता दिया सोमवार। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं ताकि आपको टाइप 2 भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे अब मान लीजिए 21 तारीख ले लेते हैं। 21 मार्च 2024 को गुरुवार है, क्या है? गुरुवार है। और हमने आपसे दोस्त पूछ लिया कि सीधी सीधी बात एक बता दो यार हमको, थोड़ा सा और लंबा चलते हैं। 5 जून 2024 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, चलिए 5 जून 2024 को कौन सा दिन होगा? तो अभी वर्ष क्या है? समान, कट जाएगा ना। और आपको करना क्या है कि इसके बीच के दिनों को काउंट कर लेना है, मार्च से लेकर और जून के बीच में कितने दिन होंगे, ठीक है। तो काउंट करिए, 21 मार्च से चलना स्टार्ट करना है। मार्च में कितने दिन बचेंगे? 10। अप्रैल पूरा 30 दिन का, मई पूरा 31 दिन का, और जून 5 दिन का। इसमें में 7 से भाग लगा देना है, ठीक है। तो ऐड करेंगे अगर तो 30 10 40, 40 30 70, 1 71, 71 5 76, 7 से 76 भाग लगाएंगे, 7 दावे 70, बचाएगा दोस्त 6। भाई सबको ऐड करना होता है, बीच के दिनों को काउंट करना है दोस्त। 21 मार्च से 5 जून के बीच में कितने दिन है? 21 मार्च से चलना स्टार्ट करेंगे तो मार्च में 10 दिन बचेंगे, अप्रैल में 30 दिन, मई 31 दिन, और जून में 5 ही तारीख तक जाना है, तो इसलिए हम 5 दिन लिए हैं। 30 दिन मत ले लीजिएगा, ये गड़बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आया 6। अब क्या करेंगे? मार्च के बाद से आने वाला महीना जून होता है, जब कैलेंडर में आगे बढ़ेंगे तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, तो +6 कर दीजिएगा। आपके सवाल का राइट उत्तर मिल जाएगा बुधवार। आपके प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब क्या होने वाला है दोस्त? गुरुवार में 6 दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? बुधवार। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाने वाला है बुधवार। मेरे ख्याल से टाइप 2 बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए, तो 2 टाइप दोस्त हमने आपको क्लियर कर दिया। बाकी के जो टाइप्स हैं वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, इस वीडियो में नहीं, क्योंकि थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो इंतजार का फल थोड़ा सा मीठा होता है, ठीक है। बताने के लिए सब कुछ बता सकते हैं इसी वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा आप पेशेंस रख करके अगले वीडियो का भी इंतजार कर लीजिए।
क्योंकि सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी शिकायत आप लोगों से यह है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते नहीं है। थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लेकर आएंगे, जगाएंगे और पूरी वीडियो को देखेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ यार बच्चे देख रहे हैं, फिर ऐसे वीडियो और हम लेकर आते रहेंगे। फिर भी कोई बात नहीं, आप देखें या ना देखें, एक ही बच्चा देख रहा हो, 2 ही बच्चा देख रहा हो, जितने लड़के देख रहे हो उससे कोई बात नहीं है। अगली वीडियो में हम पूरे कैलेंडर चैप्टर का जो भी बचा हुआ टाइप है उसको हम क्लियर कर देंगे। इसी तरीकों से मेरी आशा यह है, मेरा एक्सपेक्टेशन आप लोगों से यह है कि अगर ये वीडियो आपको जो भी पसंद आई हो, जितना भी हमने चीजें आपको पढ़ाई समझाई अगर समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे ताकि उन सबों का भी भला हो और आपका भी भला हो। तो चलिए यहीं से आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।